एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। शो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं एक छोटा सा टेस्ट दूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20 और 20 में से अगर आप 10 से 12 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी तैयारी अच्छी है। और आज आप लोग 15 प्लस क्वेश्चन करोगे, सही करोगे, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चंस हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। सबसे पहला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं यहां पे कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यंत्रवत याद करना, या योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना, या केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, या बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना? बताइए। प्रश्न आपका पॉजिटिव है, छात्र केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित, यह आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। तो बताइए, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो बच्चों के अनुभवों को जो है प्रमुखता देना है। यहां पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। केवल यहां पे आपका दिखा था, कार्ड देना था। वर्गीकरण आपको नहीं करना है, याद आपको नहीं करवाना है ना? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न, यहां पे 15 प्लस क्वेश्चन सभी के सही होने चाहिए आज। चलिए अगला प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, संबंधित नहीं है, या पूर्णतः अलग हैं, या स्वतंत्र हैं? बताइए दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब मॉर्निंग वाली अगर आप लोग क्लास नहीं देखें तो जाके देख लेना। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं? सन्निहित हैं। ऑप्शन यहां पे आपका जो है पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, या जो है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, या प्रबलन पर केंद्रित है? दोनों आपके नेगेटिव है, इसको काट दीजिए। आप इन्हीं में से बताइए, दोनों में से बताइए। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से जो है क्या है? अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है? सभी को गुड आफ्टरनून। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी के भी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से जो है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हैं कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? बच्चों को दंडित करना चाहिए? नहीं, इसको तो काट दो। इन तो तीनों में से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अनदेखा भी नहीं करना है, इसको भी काट दो। बताइए अब दोनों में से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बहुत अच्छे भाई। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बार बार याद करने के लिए आपको कहना है? नहीं भाई, 3 आपके तुरंत गलत हो गए, बचा आपका यही आपका सही होगा कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ओके, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है डियर। टैग वर्ड की सहायता से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए यहां पे है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बताना है आपको। बताइए क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, या जो है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है? बताइए पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्हीं दोनों में से बताइए सब लोग। ए बी में से बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए सब लोग। तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ठीक है ना? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो भाई कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में। बताइए 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम आवर्ती संबंध
के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, या अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, या अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। 6 का जवाब दीजिए। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। दूसरा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन यहां पे आपका जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, या यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, या अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। तो बताइए विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सेवन का यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, या प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, या केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर? बहुत अच्छे भाई, 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। तो यहां पे एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं? तो बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो शारीरिक दंड होगा नहीं, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण होगा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होगा। तो दूसरा तीसरा यहां पे आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, या एक व्याख्यान दे करके, या प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके? 10 का जवाब दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, ठीक है, सहज कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर से जरूर देख लेना, ओके ना। चलिए बताइए निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? बहुत अच्छे भाई, और अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे एक रामबाण टेस्ट सीरीज अपलोड होने वाली है, उसे जरूर से जरूर आपको देना है। तो यहां पे ज्ञात से अज्ञात होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? बसंत गौरी है, या मैना है, या उल्लू है, या कौवा? बताइए तो वो पक्षी कौन सा है जो अपनी गर्दन झटके से इधर उधर करता है आगे पीछे? तो वो है मैना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली है, तो इनमें से भिन्न कौन सा है ये आपको बताना है। घड़ियाल भिन्न है, कछुआ भिन्न है, या मछली या कौवा? तो इसमें कौवा आपका भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि कौवा आकाश में उड़ता है भाई, और बाकी ये सब जलीय जीव हैं, है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है कहां? बताइए रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहां पाया जाता है? गुड आफ्टरनून सभी को भाई, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ये भाई कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? शिरोमणि, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स या बछेंद्री पाल? 77 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? तो इसमें कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, या उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, या उसकी लेख क्षमता का आकलन, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। हिंदी पेडागॉजी का यह प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है क्या? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुतलेख? तो यहां पे श्रुतलेख हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षण जो है प्रक्रिया का भी आकलन होता है। या विचार पूर्णतः सत्य है, या अंशतः सही है, या पूर्णतः गलत है, या निराधार है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल भाई पूर्णतः ये सत्य है। ऑप्शन यहां पे आपका पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी? अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर, जांच सूची के आधार पर, या लिखित परीक्षा के आधार पर? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। रीमा ने जो है यहां पे पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना, या शब्द लिखना, या अक्षर बनाना, या चित्र बनाना? तो यहां पे चित्र बनाना आएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स ये थी आज की एक छोटी सी टेस्ट की वीडियो। कैसी रही वीडियो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।